Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. Beta, today I am going to teach you history, our last chapter of this second history book. And today I am going to take a topic of the printed image. Printed image. Yesterday, beta, I taught you अबाउट द बुक्स. ओके, उन बुक्स में बेटा कैसे प्रिंट होती थी, उस बुक्स में कैसे पिक्चर्स वगैरह बनती थी. अब इन्हीं बुक्स में कैसे प्रिंटेड इमेज डाली जाती थी अकॉर्डिंग टू द इस्लाम रिलीजन. इसमें किसी भी, चाहे इनके सूफीज हों, चाहे इनके मोहम्मद साहब हों, चाहे राजा वगैरह हो, इन सब की जो पिक्चर्स वगैरह है, इनकी इमेज को आप पब्लिश नहीं कर सकते थे, इनको छाप नहीं सकते थे. ये गलत थी. लेकिन अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड इनमें चेंजेस आने लग गए. कुछ जो रूलर्स थे वो अपनी प्रिंटेड जो इमेज है वो डलवाने लग गए. ठीक है. अच्छा, फिर जो प्रिंटेड इमेज थी या बुक्स भी जो थी, ये सारी की सारी प्रिंट कौन करवाते थे? मोस्टली रूलर्स करवाते थे. रूलर्स जो हैं, रूलर्स किनके जरिए करवाते थे? जो कोर्ट में रहने वाले इनके दरबारी वगैरह हैं, इनसे करवाते थे. और इनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि राजा को वो सुपीरियर डिस्क्राइब करें, कि सभी चीज़ों से ऊपर उठकर ये है. तो इनके जो कोर्टियर्स थे उन्होंने एक नई टेक्निक्स निकाली, नई एक सिस्टम निकाला. उसमें इन्होंने क्या किया? राजा को कहीं ना कहीं देवी देवताओं के साथ में लिंक कर दिया. कुछ इसके ऊपर कहावतें भी हैं, कहानियां भी हैं कि ये जो राजा महाराजा होते हैं इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है देवी देवताओं के साथ में. और देवी देवताओं के रिलेशन में होने की वजह से सभी जो पीपल्स हैं जो राजा के अंडर में हैं, इनको सभी को ही राजा की बातें माननी चाहिए. और इस वजह से देवी शक्ति होने की वजह से कहीं ना कहीं राजा के जरिए भी ये ब्लेसिंग जो है उनके कोर्ट के रहने वाले जो बंदे उनको, और उनके एरिया में रहने वाले जो पीपल्स हैं उनको भी ये सारी फैसिलिटी मिलेगी. यानी कि कभी भी उनको कोई भी विपत्ति जो है वो नहीं पकड़ेगी. तो ये सारी जो चीजें हैं अब अपन इसके अंदर पढ़ेंगे. तो प्रिंटेड इमेज जो है, ओके. अच्छा, इसके लिए क्या करते थे कि राजा महाराजा खुद ही प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, मनुस्क्रिप्ट वगैरह, जिसमें मैंने आपको बताया था किताब खाना वगैरह बनवा के रखते थे. वहाँ पे बुक्स का कलेक्शंस भी होता था. बुक्स के कलेक्शन के साथ साथ में ही वहाँ पे जो बुक्स वगैरह हैं वो प्रोड्यूस भी होती थी. बुक्स प्रोड्यूस करने के लिए एक बंदा अकेला नहीं होता था, एक ग्रुप ऑफ ए पर्सन होता थे. ठीक है. लेकिन जो रिवार्ड है, रिस्पेक्ट वगैरह है, वो कुछ ही लोगों को मिलती. ओके, चलते हैं आगे. इसमें एट प्रीवियस सेक्शन प्रिंटर्स टू वर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द मनुस्क्रिप्ट. जैसे कि अपन ने कल बताया था आपको पहले वाले टॉपिक्स में कि प्रिंटर्स जो हैं उनका भी हाथ होता था, उनका भी सपोर्ट होता था मनुस्क्रिप्ट में बुक्स को छापने के अंदर. अच्छा, रिटन टेक्स्ट इमेज दैट डिस्क्राइब एन इवेंट इन विजुअल फॉर्म. जो कुछ भी लिखा जाता था राइटर्स के जरिए, उन सारी चीजों को विजुअलाइज करने की कोशिश की जाती थी. अच्छा, द स्क्रिप्ट लेफ्ट बैंक स्पेस और नियर बाई पेजेस पेंटेड एक्सक्लूडेड सेपरेटली बाय आर्टिशन वेयर इंसर्ट ए कंपनी. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आज भी वो चीज आ गई कि जो राइटर्स होते थे वो लिखते वक्त कुछ स्पेस छोड़ दिया करते थे पेंटर्स के लिए, ताकि वो उस मैटर से रिलेटेड पेंटिंग वगैरह बना सके, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी और भी बुक बहुत अच्छी दिखाई देती थी. These paintings were miniature and could therefore be passed around by weaving and mounting on the pages of manuscripts. Paintings serve not only to enhance the beauty of a book. Painting ना सिर्फ उस बुक की ब्यूटी को ही नहीं बढ़ाती थी, जो पेंटिंग है उसके जरिए उस बुक की क्वालिटी भी बढ़ जाती थी. But very believed process special power of communication idea about the kingdom and the power of the king. और जितनी अच्छी वो बुक्स की ब्यूटी होती थी उतनी ही अच्छी राजा की पावर भी मानी जाती थी. Historian Abul Fazl described painting as a magical art.
अबुल फजल, बेटा इसको एमसीक्यूज के लिए अंडरलाइन कर लेना कि स्टेटमेंट दे देंगे और पूछेंगे हु रोट या हु टोल्ड दिस स्टेटमेंट। तो अबुल फजल ने कहा था ये एक मैजिकल आर्ट है, देवीय शक्ति है। इन हिज व्यू ही हैड अ पावर टू मेक इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट लुक एज इफ दे पोसेस लाइफ। कि उन्होंने कहा था कि कुछ भी चर्चित चीजों को पेंटिंग के जरिए डिस्क्राइब कर दिया जाता है। जैसे आपने देखा होंगे कार्टून्स वगैरह देखे होंगे, इन कार्टून्स के अंदर क्या होता है, कार्टून दे दिया जाएगा और उस कार्टून के जरिए एक मैसेज दे दिया जाता है। आदमी बगैर कुछ बोले उस कार्टून के जरिए सपोर्ट में आपको मैसेज मिल जाता है। प्रोडक्शन ऑफ द पेंटिंग पोर्ट्रेइंग एंड द एम्परर, हिज कोर्ट एंड द पीपल हु वर पार्ट ऑफ इट। और इस पेंटिंग में राजा की जो पिक्चर्स वगैरह बनाई जाती थी वो भी आ गई। was a source of constant tension between the ruler and representative of the Muslim Orthodox। लेकिन जब राजा अपनी पेंटिंग वगैरह बनवाते थे, उसको स्प्रेड करवाते थे, तो मैंने आपको जैसे पहले बताया मुस्लिम रिलीजन के अंदर ये लिखा हुआ है कि कहीं पे भी ह्यूमन इमेज का यूज नहीं किया जाएगा। इसकी जगह आप एनिमल्स यूज कर सकते हैं, प्लांट्स ट्रीज वगैरह जो हैं वो इमेजेस आप यूज करते हैं, ह्यूमन इमेज यूज नहीं करेंगे। जब मुस्लिम रूलर्स ह्यूमन इमेज यूज करते थे तो उनके साथ में कॉन्फ्लिक्ट होते थे, किनके साथ में, मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स जो मुस्लिम रीति रिवाजों को मानने वाले हैं उनके साथ। अच्छा, मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स किन के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, उलमास के लिए, ठीक है। The latter did not fail to invoke the Islamic prohibition of the portrayal of human being inserted in the Quran as well as Hadith। किसमें लिखा हुआ है, मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स किस की वजह से बोलते थे कि भाई ये चीज कुरान में भी लिखी गई है और हदीस में भी लिखी गई है। कुरान और हदीस वर्ड याद आए कि आपके 11th क्लास के जो राइज ऑफ इस्लाम चैप्टर था उससे रिलेटेड था, ठीक है। क्लासेस खुलेंगी तो मैं आपसे बात करूंगा इस टॉपिक के ऊपर। Which describe an incident from the life of Prophet Muhammad। Here the Prophet is cited as having a forbidden the depiction of living beings in a naturalistic manner as it would suggest। मोहम्मद साहब, जैसे आपने देखो दरगाह वगैरह देखी होंगी, मोहम्मद साहब कहते हैं, प्रोहिबिट जो मोहम्मद साहब हैं ये मुस्लिम रिलीजन को स्प्रेड करने वाले थे या उन्हीं की वजह से मुस्लिम जो रिलीजन है ये फैला। लेकिन आपको कभी भी इनकी इमेज नहीं मिलेगी। इनकी इमेज क्यों नहीं है, क्योंकि टोटली बैन था आपके इसके अंदर, मुस्लिम रिलीजन के अंदर बैन है। इनको नेचुरल ब्यूटी के जरिए ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है सिर्फ। अच्छा, और ये जो पेंटिंग वगैरह है इसका भी वो अपोज करते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो पेंटर्स है उसको कहीं ना कहीं ऐसी पावर मिल जाती है कि वो वही काम करने लग गया। जैसे पेंटर क्या कर रहे हैं, किसी ह्यूमन की इमेज बना रहे हैं, किसी भी निर्जीव चीज में वो पावर डाल देते हैं, इमेज मतलब कि शक्ति डाल देते हैं। और ऐसी की ऐसी ही शक्ति किसके पास मानी जाती है, भगवान के पास। भगवान है, लोगों को बनाता है। तो ऑर्थोडॉक्स ये मानते थे इस चीज को, हालांकि सही नहीं है लेकिन फिर भी वो मानते थे कि भाई जो पेंटर्स है अगर वो ऐसी पेंटिंग बनाएगा, ह्यूमन इमेज बनाएगा, तो वो कहीं इन फ्यूचर अपने आप को गॉड के तुल्य ना मान ले कि भाई मैं भी भगवान ही हूँ और मैं भी भगवान की तरह ही ये चीजें बना सकता हूँ। Yet interpretation of the शरिया चेंज विद टाइम। देखो आगे लिखा हुआ, शरिया क्या था, जो लोग बाग कुरान को मानते थे, मुस्लिम रिलीजन्स के रूल्स रेगुलेशंस को मानते थे, उनको शरिया बोलते थे, और जो इनका विरोध करते थे उनको बेशरिया। याद आया, ये भी राइज ऑफ मुस्लिम में इस्लाम के अंदर लिखा हुआ था। इसमें लिखा हुआ है जो शरिया है वो भी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग चेंज होने लग गया। जैसे आपने देखा होगा, जैसे मुस्लिम रिलीजन्स जो होते हैं, जो उलमा वगैरह होते हैं, मौलवी वगैरह होते हैं, वो कहते हैं नहीं ये हमारे नहीं लिखा हुआ, ऐसा कुरान में नहीं है। कुछ चीजें अपने अकॉर्डिंग ही कुरान में मान लेते हैं और कुछ ही चीजों को वो कुरान से हटा भी देते हैं। यहाँ लिखा हुआ है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो शरिया है वो चेंज हो गया था, ठीक है। द बॉडी ऑफ इस्लामिक ट्रेडिशन वर इंटरप्रिटेड इन डिफरेंट वे बाय वेरियस सोशल ग्रुप। और जो इस्लामिक ट्रेडिशन है
यानी कि इस्लामिक रीति रिवाज है वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अलग अलग जो ग्रुप्स थे वो अलग अलग चीजें मानने लगे। जैसे कोई इस्लामिक रिलीजन है वो किसी मतलब कोई ग्रुप है इस्लाम का ही, वो एक चीज को मान रहा है, दूसरा उसको नहीं मान रहा। जैसे अपने ट्रिपल तलाक के बारे में बात करते हैं अपन, तो कुछ जो इस्लामिक ग्रुप्स हैं वो इसको मानते हैं कि हाँ ये नहीं होना चाहिए, जबकि कुछ है मानते, यानी कि इनके रिलीजन में भी आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह है। Frequently, each group put forward an understanding of traditional that would best suit their political needs. इसमें लिखा हुआ देखो as it is, जिन लोगों ने अपने ट्रेडिशंस में चेंजेस किए उन्होंने चेंजेस किए अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल नीड्स, यानी कि उनको लगा कि ये चेंजेस करने से हमको पॉलिटिकल फायदा होगा तो उन्होंने वो चेंजेस कर लिए, हमको पॉलिटिकल फायदा नहीं होगा तो उन्होंने वो चेंजेस नहीं किए। Muslim ruler in many Asian religion during century of empire building regular commission artists to paint their portrait and scene of life in their kingdom. राजा ने कुछ लोगों को अपॉइंट किया कि भाई वो मेरे दरबार में रहेंगे, मेरे दरबार में ही पेंटिंग करेंगे, डिफरेंट टाइप की पेंटिंग करेंगे, कोई इमारतें वगैरह है उसमें भी वो पेंटिंग करेंगे। अच्छा, साफेद किंग थे ईरान के, उनका एग्जाम्पल आता है, उन्होंने फाइनेस्ट जो आर्टिस्ट थे यानी कि बढ़िया बढ़िया जो आर्टिस्ट थे उनको उन्होंने अपने दरबार में नौकरी दी, हुवट, ठीक है, और उनको ट्रेंड किया गया एक वर्कशॉप में जिसको कोर्ट के जरिए ही चलाया जाता। समझ रहे हैं आप? अच्छा, द नेम ऑफ द पेंटर सच एज द बिजहड, एक पेंटर है बिजहड करके, उसके बारे में आ रहा है, कंट्रीब्यूट टू स्प्रेडिंग द कल्चर फेम ऑफ साफिद कोर्ट फार एंड वाइड। जैसे साबित जो थे इन्होंने रूलर जो थे इन्होंने एक वर्कशॉप बनाई, उसमें इन आर्टिस्ट को ट्रेंड किया जाता था, फाइनेस्ट आर्टिस्ट जो हैं वो लाके, फिर उनमें से एक बंदा था जिसने साफिद रूलर की इमेजेस बनाई, उनके बारे में ऑल ओवर मतलब जहां जहां वो जा सकते थे इंफॉर्मेशन को उन्होंने स्प्रेड किया। आर्टिस्ट फ्रॉम ईरान ऑल्सो मेड देयर वे टू मुगल इंडिया, जो ईरान के जो आर्टिस्ट थे वो भी मुगल जो थे इंडिया में रहने वाले उनकी तरफ उन्होंने रास्ता उनकी तरफ आए, उनको मालूम चल गया कि मुगल कोर्ट में जाएंगे, इंडियन मुगल कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ का जो राजा है वो ऐसे आर्टिस्ट को पैट्रॉन देता है। अच्छा, कुछ इसमें मुगल कोर्ट में पहुंच भी पाए, इसमें से केस ऑफ मीर सैयद अली एंड अब्बास समद करके थे, हु मेड टू एक्कम्पनी एम्परर हुमायूं टू दिल्ली। इसमें दो आर्टिस्ट के नेम आते हैं, ये भी वहां से आए थे और इनको हुमायूं के टाइम में मुगल कोर्ट में जगह मिल गई थी। अदर माइग्रेंट इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी टू विन पैट्रॉन एंड प्रेस्टीज, और भी कई सारे जो आर्टिस्ट हैं वो इस तरफ आते हैं ताकि उनको संरक्षण मिल सके और उनको सम्मान मिल सके जिसके लिए वो काबिल हैं और उनको अपने रीजन में नहीं मिलता है वो। अच्छा, जब ऐसे काम करते हैं रूलर्स वगैरह, आर्टिस्ट को पनाह देते हैं, आर्टिस्ट से कहते हैं कि आप ह्यूमन इमेज बनाओ, हमारे बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखो इस तरीके से, तो इनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हैं ऐसे रूलर के किनके साथ में होते हैं? मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स के साथ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स किनको कहते हैं, तो मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स अपन उलमास के लिए यूज करते हैं। वो कहते हैं कि राजा जी आप, क्योंकि वो लोग राजा से डरते भी हैं लेकिन सही बात बोलते वक्त भी नहीं डरते थे, तो वो राजा को कह दिया करते थे कि महाराज गुस्ताखी माफ हो लेकिन आप ऐसा काम नहीं कर सकते। मतलब कि उनको मालूम है कि हम ऐसा बोलेंगे तो राजा नाराज हो जाएगा, लेकिन वो फिर भी उनसे नहीं डरते थे। आगे चलते हैं। मुस्लिम ओपिनियन ऑन द क्वेश्चन ऑफ द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लिविंग बीइंग वाज ए सोर्स ऑफ टेंशन एट द मुगल कोर्ट, तो वो कई बार मुगल कोर्ट में टेंशन जनरेट कर दिया करते थे। अकबर का एक कोर्ट का एक हिस्टोरियन था अबुल फजल, उसने एम्परर को एक बात कही कि देयर आर मैनी दैट हेट पेंटिंग, कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे हैं जो कि पेंटिंग को से चिढ़ते हैं, बट मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि यह जो आर्ट है यह खुदा ने कुछ लोगों को दी है, ठीक है,
ही मस्ट कम टू फील दैट कांट बेस्ट लाइफ ऑन हिज वर्क, मतलब उसने बड़ा कहा कि भाई मुझको ऐसे लोगों से चिढ़ है जो आर्टिस्ट की प्रशंसा नहीं करते। आर्टिस्ट जो है ये खुद एक खुदा का बंदा है, खुदा ने या भगवान ने इसको खुद ने ऐसी पावर दी है कि वो जैसी इमेज चाहे वैसी वो बना सकता है। ठीक है, अब चलते हैं अकबरनामा एंड द बादशाहनामा। अकबरनामा एंड बादशाहनामा, यहाँ पर उस टाइम में जैसे अभी अपन ने प्रिंटेड इमेज पढ़ी थी, अब अकबरनामा और बादशाहनामा क्या है? यह एक टाइप की बुक्स वगैरह हैं जो एक मनुस्क्रिप्ट थी। मनुस्क्रिप्ट का बेटा बार बार वर्ड आएगा। मनुस्क्रिप्ट का मतलब होता है एक हैंड रिटन मटेरियल। उस टाइम में कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, राइटर्स जो हैं वो खुद ही लिखते थे उन चीज़ों को। ठीक है, उसी को ही मनुस्क्रिप्ट कहा जाता है। पेज वगैरह जैसे अपन ने बताया था, पहले पेज बनता है, पेपर बनाया जाता है, उस पेपर से पेज बनता है, फिर उस पेज के ऊपर वो राइटर लिखता है, पेंटर उसमें अपनी इमेजेस डालते हैं, फिर उनको इकट्ठा करके जिल्द वगैरह करके फिर उनके बाहर और पीछे की तरफ, ऊपर और पीछे की तरफ उस चीज़ को एम्ब्रॉयडरी वगैरह की जाती थी। तो अकबरनामा और बादशाहनामा जो बुक थे, अकबरनामा नाम से पता चल रहा है अकबर के ऊपर लिखी गई थी। तो ये जो बुक्स थी उस टाइम में लिखी गई थी, तो हर बुक्स में नियर अबाउट 150 फुल पेजेस थे। यानी कि जैसे ये एक पेज है तो इस पेज को 150 मान लिया, इस तरह से 150 पेज लिखे गए थे, जिसमें से या तो दोनों तरफ भी लिखा गया था या एक तरफ भी लिखा गया था। इसमें क्या था? इसमें राजा की प्रशंसा थी, कैसे राजा ने लड़ाई लड़ी, सेज मतलब घेरा डाला कहीं किसी फोर्ट के चारों तरफ, कैसे शिकार किया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कोर्ट सीन एक्सेट्रा, कि राजा का जो दरबार था वो कैसा होता था, ये सारी चीज़ें इन अकबरनामा और बादशाहनामा के अंदर लिखी गई है। अच्छा, अकबरनामा का जो ऑथर है उसका नाम है अबुल फजल। MCQ के लिए अंडरलाइन कर देना। ठीक है, और वो मुगल कोर्ट जो थी, कैपिटल जो थी आगरा में, वहीं पे ही वही रहते थे, वहीं पे ही खाना पीना उनका होता था, वहीं पे ही वो अकबरनामा उन्होंने लिखी। अच्छा, ही वाज वाइल्डली, ये जो अबुल फजल है जिसके लिए कहा जाता है कि इसको बीरबल कहा जाता था, ये इतने होशियार थे कि ये अरेबिक, पर्शियन, ग्रीक, सूफीज मतलब सभी मोस्टली जो लैंग्वेज जो थी, जैसे भी मैंने बताया अरेबिक, पर्शियन लैंग्वेज जो है ये सारे पढ़ लिया करते थे। ग्रीक फिलोसफर इन्होंने पढ़े हैं, सूफीज्म के बारे में इन्होंने नॉलेज ली, सूफीज्म वगैरह क्या होता है। ही वाज फोर्सफुल डिबेटर एंड इंडिपेंडेंट थिंकर, यानी कि ये किसी भी चीज़ के ऊपर बहस कर लिया करते थे और अच्छे थिंकर थे, मतलब किसी भी चीज़ मतलब उस चीज़ की बढ़ाई करते थे। कुछ पीपल्स होते हैं, कुछ सारे अगर इस क्लासेस रखती तो कुछ सारे मैं आपको कुछ जोक्स वगैरह भी सुनाता इनके ऊपर, लेकिन अब वीडियो है तो बहुत सारी जो चीज़ें थी अबुल फजल मतलब कि बगैर किसी खौफ। कुछ पर्सन होते हैं कोई भी उनके सामने कोई डींग वगैरह हाकता है तो चुपचाप सुनते रहते हैं, जबकि कुछ पर्सन होते हैं नहीं साहब ये ऐसे कैसे होगा। ठीक है, अभी सुनो, मेरे को किसी ने यूं कह दिया, चलो छोड़ो कभी और देखेंगे। अच्छा, और पूरी तरीके से जो उलमा वगैरह थे उनकी बातों को ये नकार दिया करते थे, डरते नहीं थे। राजा भी डरता था उलमा की बात को काटते हुए, जबकि अबुल फजल नहीं थे। और अबुल फजल की इसी बात से ये जो अकबर साहब हैं ये खुश होते थे कि हाँ भाई ठीक है, मेरे जैसे मतलब कि जैसे अबुल फजल के विचार थे या जैसे अकबर के विचार, दोनों के विचार जो थे वो मैच करते थे। इसीलिए अकबर के सबसे प्रिय जो कोर्टियर्स थे वो अबुल फजल ही थे। ठीक है, दिस क्वालिटी इम्प्रेस अकबर हु फाउंड अबुल फजल आइडली सूटेड एज एन एडवाइजर। इस वजह से अकबर ने उनको अपना एडवाइजर अपॉइंट कर लिया था। एंड स्पोक पर्सन फॉर हिज पॉलिसीज, कि भाई मेरी पॉलिसीज जो भी होंगी उन पॉलिसीज के ऊपर ये साबित होगी। One major objective of the emperor was to free the state from the control of religious orthodox. अकबर चाहते थे, जैसे मैंने आपको कहा, ईरान से ये लोग बंदे आ जाते थे और राजा के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रेशर बनाते थे और उनसे कहते थे कि राजा जी आपको शासन करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रोहिबिट, मोहम्मद साहब के अकॉर्डिंग जो थे वो खलीफा वगैरह आपने सुना होगा उसके अकॉर्डिंग। लेकिन राजा
के सामने परेशानी रहती थी कि उन्होंने तो कह दिया, लेकिन वो मुस्लिम रूल्स रेगुलेशन नॉन मुस्लिम पीपल्स के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं लगा सकते। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके स्टेट में, उनके राज्य में रेवोल्यूशन हो सकता था, रिवोल्ट वगैरह हो सकते थे, चलते क्रांति वगैरह हो सकती थी इस वजह से। और राजा जी चाहते थे किसी तरह से इन लोगों का जो कोर्ट में या हर जगह जो दबदबा है वो खत्म हो जाए। अच्छा, इन हिज रोल द कोर्ट हिस्टोरियन अबुल फजल बोथ शेप एंड आर्टिकुलेट द आइडियाज एसोसिएटेड विद द रेन ऑफ अकबर। इस वजह से मैंने बताया अकबर के और अबुल फजल के दोनों के विचार सेम ही होते थे। इस वजह से मोस्टली अबुल फजल वही चीजें बोलते थे जो कहीं ना कहीं अकबर को पसंद होती थी। Beginning in 1589, अबुल फजल वर्क ऑन द अकबरनामा फॉर 13 ईयर्स। अकबरनामा लिखने में उनको 13 ईयर्स लगे गए। तो एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है कितना टाइम लग गया। रिपीटली रिवाइजिंग द ड्राफ्ट, और जो उन्होंने उसमें लिखा था उसको फिर रिवाइज किया कि कहीं मैंने इसको कहीं गलती से कुछ गलत चीजें तो नहीं लिख दी हैं। द क्रॉनिकल इज बेस्ड ऑन रेंज ऑफ सोर्सेज, जो उसमें लिखा गया था उस क्रॉनिकल में, उस इतिहास में जो लिखा गया था उसमें रेंज ऑफ सोर्सेज थे। कौन से थे? इंक्लूडिंग एक्चुअल रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट, कि वास्तव में जो घटनाएं घटित हुई थी उन्होंने वही लिखी थी। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे और ओरल टेस्टिमोनीज ऑफ नॉलेजेबल पर्सन, जो नॉलेज वाला पर्सन था, जो योग्य पर्सन थे, जिनको नॉलेज थी, ज्ञान था, उन लोगों के विचार उन्होंने इस बुक के अंदर डाल रखे। अकबरनामा जो बुक है, ये जो अकबरनामा जो एक ग्रंथ है, ग्रंथ समझ लो थोड़ा सा, ये 3 बुक्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें से जो फर्स्ट 2 है वो इतिहास है, यानी कि जो घटित हुआ था उन्होंने वो लिखा था। दोबारा से सुने, अकबरनामा इट्स ए ग्रुप ऑफ 3 बुक, यानी कि 3 बुक्स को कलेक्टिवली अपन अकबरनामा बोलते थे। इस अकबरनामा में जो है, जो फर्स्ट जो 2 बुक्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 बुक्स होगी, तो फर्स्ट जो 2 बुक थी वो हिस्ट्री से रिलेटेड थी, और जो थर्ड बुक है वो आईने अकबरी थी। आईने अकबरी के बारे में बता देता हूँ। यह अबुल फजल ने लिखा था, और किसके कहने पे लिखा था? अकबर के कहने पे लिखा था। बेटा अकबर जो हैं ये एजुकेटेड पर्सन नहीं थे, ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। तो इन्होंने क्या किया था, फतेहपुर सीकरी में एक धर्म, क्या कहते हैं, धर्म का, रिलीजन का से रिलेटेड सेमिनार इन्होंने लगवाया वहाँ पे, जिसमें सभी रिलीजन के पर्सन यहाँ पर आए और उन्होंने अपने रिलीजन के बारे में बताया। हिंदू ने बताया कि हमारा जो धर्म है वो कैसे श्रेष्ठ है, मुस्लिम कैसे है, ईसाइयों के बारे में, क्रिश्चियन हैं, पारसी वगैरह जितने भी सिख वगैरह थे, इन सबको बुलाया, इनके धर्म गुरुओं को, और कहा कि आपके अपने धर्म के बारे में बताइए। अकबर को फिर जो जो इनमें अच्छी चीज़ें लगी, इन सभी धर्म गुरुओं में जो उनके विचार सुने, फिर उन्हीं चीज़ों को इन्होंने अपने इस आईने अकबरी में ले। और आईने अकबरी का मानने वाला जो पहला बंदा था वो आपका अबुल फजल ही है। ध्यान रखना, एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकते हैं ये। अच्छा, द फर्स्ट वॉल्यूम कंटेन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड फ्रॉम आदम टू वन सेलेस्टियल साइकिल ऑफ अकबर लाइफ 30 ईयर। अच्छा, जो फर्स्ट बुक थी, मैंने बताया फर्स्ट जो 2 बुक थी वो हिस्ट्री से रिलेटेड थी, जिसमें आदम, मतलब कि जब धरती कैसे फॉर्म हुई, ये मुस्लिम रिलीजन के बारे में कहा जाता है। आदम आया था, आदम के बाद में सृष्टि पैदा हुई थी, तो उन्होंने सारी जो आकाशीय शक्तियाँ वगैरह थी उन सबको इंक्लूड करते हुए, और अकबर की जो लाइफ पीरियड है 30 ईयर्स तक का, ये सारा इंक्लूड किया उन्होंने फर्स्ट बुक में। सेकेंड बुक में अकबर साहब की जो 46 जो एज थी उस चीज़ों को उन्होंने इंक्लूड किया। वेरी नेक्स्ट ईयर अबुल फजल फेल विक्टिम। अच्छा, इसके बाद में क्या होता है, फिर अबुल फजल को किसी षड्यंत्र के जरिए जो प्रिंस सलीम जो था वो मर्डर करवा देता है, अपने ही बंदे, जिसका नाम था वीर सिंह बुंदेला। ध्यान रखना इस चीज का, एमसीक्यूज में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। अकबरनामा जो था वो अकबर के टाइम पीरियड के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशंस देता है, चाहे वो पॉलिटिकली हो, फाइनेंशियली हो, सारी चीज देता है। एज वेल एज इन द मोरल नोबल सेंस ऑफ गिविंग
पिक्चर ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ अकबर, जोग्राफी क्या क्या देता है नॉलेज, जोग्राफिकल कि कहाँ से कहाँ तक उनका एरिया फैला हुआ था, समाज सोशल के बारे में, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, कल्चर कैसा था, विदाउट रेफरेंस टू क्रोनोलॉजी। इन द आइन अकबरी द मुगल एम्पायर इज प्रेजेंटेड एज हैविंग ए डाइवर्स पॉपुलेशन। आइन अकबरी में ये भी बताया गया जो मुगल एम्पायर जो था यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन के पीपल्स रहते थे, हिंदूज हो, जैनिज्म हो, बौद्धिज्म हो, मुस्लिम, एंड ए कंपोजिट कल्चर बनाया। अबुल फजल wrote in a language that was ornated and which attached importance to diction and rhyme। अबुल फजल ने ऐसी लैंग्वेज ली जिसको मतलब कि जब अबुल फजल के ये आइन अकबरी वगैरह लिखा हुआ है, इसको कोई भी जब पढ़ेगा तो ऊंची आवाज़ में पढ़ेगा और बड़े ही लय के साथ, मतलब उन्होंने कहानी के रूप में इसको, कविता के रूप में इसको बनाया। द इंडो पर्शियन स्टाइल वाज पैट्रोनाइज एट कोर्ट, और उन्होंने एक नई शैली बनाई इंडो पर्शियन जिसको कोर्ट से पैट्रोनेज मिला। एंड देयर वर ए लार्ज नंबर ऑफ राइटर हु वांटेड टू राइट लाइक अबुल फजल। और जब इन्होंने ये इंडो पर्शियन स्टाइल बनाई तो अबुल फजल के बाद में जितने भी राइटर्स हुए वो चाहते थे कि हम भी इसी स्टाइल के अंदर ये बुक या इसी स्टाइल में हम लोग भी कुछ लिखें। चलते हैं ए पीपल। अच्छा, अबुल फजल का एक चेला था जिसका नाम था अब्दुल हामिद लाहौरी। इस बंदे ने बादशाहनामा लिखी थी, ठीक है। एम्परर शाहजहां हियरिंग ऑफ हिज टैलेंट, इसके बाद क्वेश्चन आ सकता है बादशाहनामा किसने लिखी थी, तो आप इनके बारे में लिखें। बादशाहनामा किस रूलर के ऊपर लिखी गई थी, तो ये शाहजहां के बारे में लिखी गई थी। शाहजहां ने जब इसके टैलेंट को सुना कि भैया ये अब्दुल हामिद लाहौरी करके कोई बंदा है, बड़ा ही टैलेंटेड बंदा है, ये किसी भी इवेंट को इतनी अच्छी वॉइस दे देता है, इतने अच्छे वर्ड्स को यूज़ करता है ये, उन्होंने इसको अपॉइंट किया है। और उन्होंने कहा कि भाई जैसे अकबरनामा लिखी गई है वैसे के वैसे ही तुम भी एक बुक लिखो, ठीक है। तो उन्होंने इसका नाम बादशाहनामा रखा, ठीक है। इसमें भी वही 3 बुक्स का कॉम्बिनेशन था बादशाहनामा के अंदर में भी। और बादशाहनामा में जो वॉल्यूम 3 वॉल्यूम ऑफ 10 लूनर ईयर ईच, 10 साल में ये लिखी गई थी। लाहौरी जो थे इन्होंने फर्स्ट एंड जो सेकंड दफ्तर जो था, यानी कि फर्स्ट और सेकंड बुक को लिखने में इन्होंने 20 ईयर्स लगा दिए, ठीक है। These volume वर लेटर रिवाइज बाय सदुल्ला खां, बाद में इनके जब उन्होंने लिखा था उसको रिवाइज किया गया सदुल्ला खान का। एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखना। शाहजहां वजीर। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, जो मैंने क्या कहा, यह भी बादशाहनामा जो है इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3, तो इन्होंने 2 तो लिख दी थी अपने टाइम पीरियड में, 20 सालों के अंदर इन्होंने लिख दिया था। अब क्या हुआ, ड्यू टू देयर हेल्थ रीजन, ये जो आपके अब्दुल हामिद लाहौरी है वो 3rd वॉल्यूम नहीं लिख पाए, तो 3rd वॉल्यूम के लिए इनको एक सपोर्ट मिला। वारिस नाम का एक दूसरा राइटर था, उसने वो सारी चीज़ों को दोबारा से लिखा, या मतलब जो 3rd वॉल्यूम जो था वो उन्होंने लिखा। तो ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि भाई बादशाहनामा के 2 पार्ट्स किसने लिखे, 3rd पार्ट किसने लिखा, इस तरीके से। अब क्या हुआ, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, कॉलोनियल पीरियड का मतलब हो गया जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आ गए थे, तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर बिगन टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री, उन्होंने स्टार्ट किया कि भाई इंडियन हिस्ट्री कैसी थी। क्योंकि किसी भी जैसे आप किसी जैसे अब आप 12th में आ गए, कोई नया बच्चा आता है या आपने जब नए बच्चे एडमिशन लिए तो पता करते हैं भाई ये स्कूल कैसा है, मतलब किसी न किसी चीज़ के बारे में जब आप उससे कनेक्ट होते हैं तो उसकी हिस्ट्री या उसके पीछे की चीज़ों के बारे में जानना पसंद करते हैं। कोई नया टीचर अपॉइंट हो गए तो ये कहाँ से आए हैं, कैसा पढ़ाते हैं, आपका कोई फ्रेंड है पहले कहाँ से आया, क्या करते थे, इस तरीके से। तो ब्रिटिशर्स ने भी ये सोचा कि भी हम भी पता करते हैं कि ये बंदे ये जो मुगल इंडियन है, इंडियन हिस्ट्री के बारे में नॉलेज देना चाहते थे। अच्छा, उनको ये जो हिस्ट्री की नॉलेज लेना चाहते थे, अब ये हिस्ट्री नॉलेज लें कैसे, कौन बताएगा उनको, और कोई भी जो बताएगा क्या गारंटी है कि वो सही बताएगा।
तो इसलिए उन्होंने अबुल फजल या आईन अकबरी हो गया, अकबरनामा हो गया, बादशाहनामा हो गया, इन बुक्स को इन्होंने ट्रांसलेट किया और इनसे इनको काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चला, इंडियन पीपल के बारे में। ठीक है, किस प्रकार का कल्चर एम्परर यूज करते थे, किस प्रकार से शासन किया जाता था। इसके लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, अंडरलाइन कर लेना इस चीज को, किसने बनाया? सर विलियम जोन्स ने बनाई 1784 में। इनका काम क्या था? इनका काम यही था जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट जो थे इनके आने से पहले के, उनको एडिटिंग करना, प्रिंटिंग करना और उनका ट्रांसलेशन करना, ताकि ब्रिटिशर्स उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। Edited version of the Akbarnama and Badshahnaama were first published by Asiatic Society in the 19th century. 19th century में इन लोगों ने उसको पब्लिश कर दिया। 19th century किस टाइम पीरियड को कहते हैं बताओ? 19th century कहा जाता है 1801 से 1899 का जो पीरियड है उसको अपन 19th century कहते हैं। In the early 20th century of Akbarnama was translated into English. अकबरनामा का 20th सेंचुरी में एक इंग्लिश पर्सन था हेनरी बेवरिज करके, इन्होंने उसका ट्रांसलेशन किया। हार्ड लेबर, बड़ी मेहनत करके उन्होंने, क्योंकि वो लैंग्वेज का पर्शियन लैंग्वेज था या इंडो पर्शियन लैंग्वेज जो थी सबकी समझ में नहीं आती। फिर कई बार क्या होता है लिखते वक्त, अच्छा जैसे 3 इडियट्स में जिस यहाँ पे पीपल्स जो कहता है उसके साथ साथ में उनके इमोशंस को भी देखा जाता है। अच्छा फिर ये हिम्मत, अभी उसने मजाक में कहा है, 3 इडियट वाले फिल्म मूवी देखी होगी, डायलॉग भी तुमको याद होगा कि यहाँ पे इमोशंस का भी देखा जाता है। अच्छा अभी अच्छा वो प्यार से कह रहा है, गुस्से से कह रहा है, या अचानक कोई अच्छा ऐसा हुआ क्या? तो ओनली इन्होंने बादशाहनामा का इन्होंने ट्रांसलेशन किया, लेकिन बादशाहनामा का जब ट्रांसलेशन किया तो कुछ ही चीज़ों का ही ट्रांसलेशन कर पाए, कुछ ही अंशों का, कुछ ही बुक्स, उस बुक के कुछ ही पार्ट का ही ट्रांसलेशन कर पाए, पूरी बुक का इन्होंने ट्रांसलेशन नहीं किया। और यह पूरी बुक आज भी ट्रांसलेशन का वेट कर रही है। द आइडल किंगडम, एक आदर्श राज्य, कि भाई आदर्श राज्य कैसा हो। ठीक है, इसमें एक टॉपिक आ गया डिवाइन लाइट। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, प्रिंटेड इमेज जो थी ऑर्थोडॉक्स जो मुस्लिम जो है उल्मा वगैरह है वो परमिशन नहीं देते थे, लेकिन फिर भी ये पीपल जो हैं पैट्रोन आर्टिस्ट वगैरह हैं, ये राजा को सर्वश्रेष्ठ दिखाना चाहते थे कि राजा से ऊपर कोई नहीं है। देवी देवता भी बाद में आते हैं, राजा सर्वोपरि है। राजा जो है देवी देवताओं का ही एक मैसेंजर है, एक बंदा है, फॉलोवर है। तो अगर हम राजा का विरोध कर रहे हैं तो डायरेक्टली हम अपन देवी जो अपने गॉड हैं उनको अपन अपोज कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो इमेज है वहाँ के पीपल, वहाँ के आर्टिस्ट ने बना। अच्छा, कोर्ट क्रॉनिकल ड्रॉ अपॉन मैनी सोर्सेस टू शो दैट द पावर ऑफ द मुगल केम डायरेक्टली फ्रॉम। कोर्ट क्रॉनिकल, जो कोर्ट का जो इतिहास है वो यही बताता है डिफरेंट टाइप के सोर्सेज के जरिए कि जो मुगल सत्ता है उसको जो पावर मिली हुई है वो डायरेक्टली गॉड से मिली हुई है, यानी कि गॉड ने ही कहा है जाओ जाके शासन करो। वन ऑफ द लेजेंड नरेटर वाज द मंगोल क्वीन। अच्छा, इसके लिए एक कहावत भी है, कहानी भी है कि जो मंगोल की एक रानी थी जिसका नाम था अनानकुआ, वो एक बार अपने टेंट में लेटी हुई थी तो सूरज की रोशनी उनके ऊपर पड़ी और वो प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद में जो उनका जो बच्चा पैदा हुआ तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको विशेष मिली हुई थी फ्रॉम द गॉड, और यह विशेष जनरेशन के बाद में, यानी कि जो देवीय शक्ति जो उसको मिली वो जनरेशन टू जनरेशन फॉरवर्ड होती चली गई। डिवाइन, इसमें लिखा हुआ भी है, sunshine while resting in tent, the offspring she bore carried this divine light and passed it on from generation to generation। आगे चलते हैं। अबुल फजल जो थे उन्होंने भी इसी प्रकार के वर्ड्स को यूज किया जो उनसे पहले किसी एक बंदे ने यूज किए गए थे। अबुल फजल ने भी ये कहा कि हाईएस्ट पोजीशन जो है वो राजा की होती, राजा से ऊपर कोई भी नहीं होता है। जब उन्होंने ऐसा कहा होगा तो जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम है उनको ये बातें अच्छी नहीं लगी होंगी, तो वो कहीं ना कहीं
प्रोहिबिट मोहम्मद साहब को ऊपर रखते हैं, और जो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम है वो अपने आप को उनसे रिलेटेड मानते हैं, यानी कि वो सोचते हैं कि सबसे पहले वो है, फिर हम है, फिर कहीं राजा है। अच्छा, अबुल फजल ने भी ये जो चीजें हैं वो किस बिहाफ पे कह दी, क्योंकि वहां पे एक ईरानियन सूफी जो थे जिनका नाम था शिहाबुद्दीन सहरावर्दी, अंडरलाइन कर लेना इस चीज को, उन्होंने ये कहा था हु फर्स्ट डेवलप दिस आइडिया, सबसे पहले उन्होंने ही ये आइडिया दिए थे। क्या कहा था कि राजा को देवीय शक्तियां हैं और वो इन देवीय शक्तियों का इस्तेमाल करता है अपने पीपल्स की भलाई के लिए। तो उन्होंने इस चीज से मोटिवेट होके अबुल फजल ने भी ये चीजें कह दी, और ऑर्थोडॉक्स जो मुस्लिम थे उनको कहते भाई महाराज उसने कहा था, मैं भी उन्हीं के वर्ड्स को दोहरा रहा हूँ। या तो जो सूफी जो है क्या नाम है शहाबुद्दीन शहरावर्दी, या तो वो झूठ कह रहे हैं इस तरीके से। तो अबुल फजल किसी ना किसी एग्जाम्पल को लेके अपनी बात को वजनदार तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। Painting that accompany the narrative of the chronicle transmitted this idea in many। और इस तरीके के जो आइडियाज हैं, जो देवीय शक्ति मिली हुई है राजा को, जो आर्टिस्ट होते हैं अपनी पेंटिंग इमेज के जरिए इसको रिप्रेजेंट करते रहते हैं। अच्छा, कैसे, जैसे इसमें दिखाया गया है इस पिक्चर के अंदर राजा को कैसे रिप्रेजेंट किया गया, भगवान से ये बातचीत वगैरह करते हैं। 17th century onward Khotran Empire wearing the hollow, hollow का मतलब होता है आभा, कि जैसी पिक्चर में आभा वगैरह बनी हुई दिखाई देती थी, देखो राजा के ऊपर पीछे तेज वगैरह है, और ये भगवान के जरिए मिला है। और ये जो आर्टिस्ट हैं, इन आर्टिस्ट को जब ये आर्टिस्ट जो है क्रिश्चियंस को देखते थे, यूरोपियंस को देखते थे, तो वो भी उनकी जो जीसस क्राइस्ट हैं, मैरी हैं अपनी मतलब कि जो उनकी जो गॉड गॉडेस हैं उनको भी वो ऐसे ही रिप्रेजेंट करते थे। तो इन मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स ने सोचा कि हम भी इन पेंटर्स ने सोचा कि हम भी हमारे राजा महाराजाओं को ऐसे ही पेश करेंगे, तो राजा हमसे खुश हो जाएगा और हमको पैसे बचेगा। यूनिफाइड फोर्स, यानी कि एक एकल शक्ति के बारे में अपन पढ़ेंगे। Mughal chronicle present the empire as comprising many different ethnic and religious communities। यूनिफाइड फोर्स का मतलब हो गया कि चाहे सोसाइटी में डिफरेंट टाइप के पीपल्स हों, लेकिन फिर भी उनमें एक एकता होनी चाहिए। तो मुगल इतिहास में लिखा हुआ है, जो उस टाइम में एम्पायर होता था, उस एम्पायर में सिर्फ एक सिंगल कम्युनिटी नहीं होती थी, डिफरेंट कम्युनिटीज होती थी। जैसे भी हमने बात करी, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, जैनिज्म भी थे, बौद्धिज्म भी थे, क्रिश्चियंस वगैरह भी थे। ठीक है, एज द सोर्स ऑफ ऑल पीस एंड स्टेबिलिटी द एम्पायर स्टूड अबाउट ऑल रिलीजन। ये सभी धर्म होते हुए भी, जोरोस्ट्रियन वगैरह सभी धर्म होते हुए भी, इन सभी धर्मों से ऊपर, ये धर्म के लोगों से ऊपर राजा है। ठीक है, और राजा इन सभी के बीच में सामंजस्य बनाने की कोशिश करता रहेगा और कोशिश करेगा इन सभी को न्याय मिले और सभी लोग शांति से रहें। अबुल फजल ने डिस्क्राइब किया सुलह कुल, एब्सोल्यूट पीस। सुलह कुल का मतलब होता है हमें सभी, कुल का मतलब हो गया रिलीजन वगैरह, कुल का मतलब एक वैसे परिवार भी होता है, फैमिली भी होता है, कि हमको सुलह कुल की नीति अपनानी है। यानी कि अगर कोई डिस्प्यूट होता भी है तो हमको एक दूसरे से बातचीत करके उसको सुलझाना चाहिए। अच्छा, एनलाइटमेंट रूल, और उन्होंने कहा था सुलह कुल की नीति करेंगे तो ही कोई जो राजा है वो अपनी मतलब कि शांति बना के रखेंगे, तो राजा भी सही सलामत रहेगा, सिविल वॉर नहीं होंगे, राजा ज़्यादा से ज़्यादा जनता की भलाई के लिए काम करेंगे। अच्छा, इन सुलह कुल और रिलीजन एंड स्कूल ऑफ थॉट हैड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। उन्होंने कहा सुलह कुल की नीति के अकॉर्डिंग सभी जो रिलीजन है, सभी जो धार्मिक स्कूल्स वगैरह हैं, उन सबको फ्रीडम है, वो अपने व्यू एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन एक ही शर्त के ऊपर कि वो कभी भी स्टेट जो राज्य है उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, उनके अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेंसी नहीं करेंगे। यानी कि उन्होंने सभी पीपल्स को आज़ाद कर रखा था कि अभी आपको जो करना है वो करो, लेकिन
राजा के अगेंस्ट, राज्य के अगेंस्ट कुछ नहीं करना है, ना ही किसी भी एक कम्युनिटी को दबाने की कोशिश करनी है। अच्छा, अब सुलह कुल जो नीति थी उस टाइम पीरियड में फली फूली सभी लोग शांति व्यवस्था के साथ में रहते थे, ठीक है। लेकिन इनके बावजूद भी जो एलीट वर्ग है उसमें कुछ प्रकार के और भी रिलीजन्स वगैरह थे, फॉरनर्स वगैरह थे, ईरानियन वगैरह थे। उनके बारे में अब अपन नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे। बेटा इनको ढंग से करना। मैंने आज ज़्यादा पेज लेने की कोशिश करी थी, लेकिन क्लास में होता हूँ तो ज़्यादा खिंच जाता है। मेरे अकॉर्डिंग 1 2 3 4 ही पेज हुए हैं। 40 मिनट्स का पीरियड हो गया, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ताकि अपना जो सिलेबस है वो टाइम पे हो सके। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, डाउट क्लासेस होती हैं, डाउट क्लासेस में कोई कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को डायरेक्ट कॉल करके भी क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हो। ओके बेटा, बाय।